स्वागत है आपका यूरेनस क्लासेस पे। आज हम लोग लूसेंट के तीसरे चैप्टर सिंधु सभ्यता को देखेंगे। इससे पहले हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत और प्रौढ़ ऐतिहासिक काल के वीडियो को हम लोग देख चुके हैं। आप लोग अगर इससे पहले का लूसेंट वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। तो आज हम लोग सिंधु घाटी की सभ्यता की ओर पढ़ेंगे। तो चलते हैं, क्या कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता को देखते हैं। तो सिंधु घाटी की सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। तो यह विषय विवादित विषय है, क्योंकि बहुत सारे इतिहासकारों ने अपनी अपनी पद्धति को दिया है कि कोई इतिहासकार ने 2250 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व, कोई ने किसी ने 2300 ईसा पूर्व से लेकर 1600 ईसा पूर्व दिया हुआ है। लेकिन लूसेंट में 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व दिया है। यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि विवादित है, सभी का अपना अपना मत है। तो इसीलिए, लेकिन याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की खोज रेडियो कार्बन जैसी नवीन तकनीक के आधार पर किया गया और यह अवधि निकाला गया है। दूसरा कहता है कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया, यह पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद दूसरा नंबर कहता है कि तीसरा नंबर सिंधु सभ्यता को प्राक ऐतिहासिक अथवा कांस्य युग भी का रखा जा सकता है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ एवं भूमध्य सागर हुआ करते थे। अब देखिए, सबसे बड़ी बात है, सिंधु सभ्यता को प्राग ऐतिहासिक क्यों कहा गया। प्राग ऐतिहासिक काल ऐसे काल को कहा जाता है जिसमें साक्ष्य है पर साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता है। साक्ष्य है पर साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सकता है, ऐसे काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और कांस्य युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में कांसा की खोज हुआ था। और इस सभ्यता के मुख्य निवासी को द्रविड़ या भूमध्य सागरीय कहा जाता है। द्रविड़ मतलब यहाँ के मूल निवासी। सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी पुरास्थल दाशक नदी के किनारे सुतकांगे डोर, जो आजकल बलूचिस्तान कहलाता है, पूर्वी स्थल जो है हिंडन नदी के किनारे है, जो आलमगीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश एरिया में, पूर्वी स्थल को उत्तर प्रदेश एरिया में था, जो आलमगीरपुर कहलाता था। उत्तरी स्थल चिनाब नदी यानी अखनूर के निकट मांदा, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर तथा दक्षिण पुरास्थल गोदावरी नदी से लेकर दायमाबाद जिला यानी अहमदाबाद नगर महाराष्ट्र तक था। तो कहने का मतलब हो गया कि इसका उत्तर से लेकर दक्षिण में जम्मू कश्मीर से लेकर महाराष्ट्र तक, उसके बाद पूरब में पश्चिम में क्या कहते हैं बलूचिस्तान से लेकर उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था ये सिंधु घाटी सभ्यता। अब देख लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या सैंधव सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, एक शहरी सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थल में केवल 6 ही बड़े शहर की संज्ञान दी गई है। ये है मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के बड़े 6 शहर में कौन कौन सा शहर है वो देख लेते हम लोग। तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, धौलावीरा, राखीगढ़ एवं कालीबंगा, ये 6 शहर सिंधु घाटी की महत्वपूर्ण शहर में से गिना जाता है, एक है। अब हम लोग चलते हैं आगे क्या कहता है वो भी देख लेते हैं। आगे कह रहा है कि स्वतंत्रता पश्चात हड़प्पा सभ्यता की सर्वाधिक खुदाई राजस्थान गुजरात में हुआ है।
यह हड़प्पा संस्कृति का खोज तो ये दयाराम साहनी जी के द्वारा जो है, जो 1921 में ही किया गया था। और वहाँ उस समय कनिंगम साहब थे, ये पुरास्थल की मतलब पुरास्थल के देख रेख करने में उनका मतलब योगदान था, उन्हीं को नियुक्त किया गया था। तो उसके बाद जब देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद हड़प्पा स्थल के बहुत सारा भाग तो पाकिस्तान में चला गया, और जो इंडिया में रहा उस स्थल में सर्वाधिक गुजरात के क्षेत्र में उसे खोजा गया, हड़प्पा के क्षेत्र को। उसके बाद लोथल और सुतकोदा, यह सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था। प्रमुख बंदरगाह लोथल था। यह पूछा जाता है एग्जाम में कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह लोथल था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंट का प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। ये ध्यान रखने वाला चीज है कि जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग ये कालीबंगा में किया गया है। मोहनजोदड़ो, ये कालीबंगा की विशेषता है। जब भी आपसे एग्जाम में कालीबंगा से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये जरूर पूछेगा जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटा के बारे में। और मोहनजोदड़ो का से प्राप्त स्नानागार संभवतः सैदव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत थी। स्नानागार सबसे बड़ी इमारत थी। तो ये क्वेश्चन दे देगा आपसे कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन थी, तो स्नानागार मोहनजोदड़ो में था। अब हम लोग थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि सिंधु काल में हड़प्पा काल में हड़प्पा के निवासी किस किस देश से अपना व्यापार करते थे, विदेश में किस किस से व्यापार करते थे। तो सबसे पहला है तांबा। तो तांबा का व्यापार खेतरी, राजस्थान से, बलूचिस्तान से, ओमान से, ये सब जगह से तांबा का व्यापार होता था हड़प्पा वासी को। उसके बाद चांदी, तो चांदी के लिए अफगानिस्तान और ईरान के व्यापारियों से व्यापार होता था चांदी के लिए। सोना कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान, सोना का व्यापार हड़प्पा वासी को अफगान से होता था, ईरान से होता था, और क्या कहते हैं कर्नाटक से होता था। उसके बाद तीन अफगानिस्तान और ईरान से भी होता था। गोमेद सौराष्ट्र गुजरात से भी होता था। उसके बाद है लाजवर्थ मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा के कालीन में मिस्र में एक सभ्यता थी। हड़प्पा के समकालीन अगर भारत के इधर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता विकसित हुआ, उसके बाद उधर मिस्र में मेसोपोटामिया सभ्यता, और एक चाइना में भी एक सभ्यता उसी समय विकसित हुआ था। सीसा मुख्यतः ईरान से के साथ व्यापारियों से किया जाता था। आपसे एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में तांबा, चांदी, सोना, टीन और सीसा, इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद है कि दूसरा है कि ये तो व्यापार का बात हुआ कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग सब किस किस देश से व्यापार करते थे। मोहनजोदड़ो के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त बृहद स्नानागार एक प्रमुख स्मारक है जिसके मध्य में स्थित स्नान कुंड जो 11.88 मीटर लंबा तथा 7.01 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। यहाँ बृहद स्नानागार जो आपके लिए उपयोगी नहीं है। हाँ, एक बार पढ़ लीजिएगा जरूर, ये पूछा नहीं जाता है कि कितना बाय कितना का स्नानागार था। उसके बाद अग्निकुंड लोथल और कालीबंगा दोनों जगह से प्राप्त होगा। जब देखिए एक ही चीज दो जगह मिल रहा है तो वो एग्जाम में आने का संभावना हो जाता है, क्योंकि आपको फंसा देगा, क्योंकि वो दोनों दे देगा, वो लोथल भी दे देगा और कालीबंगा भी दे देगा। अगर आप सही से नहीं पढ़े रहिएगा तो लोथल मार कर चले आइए या कालीबंगा मार कर चले आइएगा। तो ध्यान रखिएगा कि अग्निकुंड लोथल और गुजरात से प्राप्त हुए दोनों जगह से। उसके बाद मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर
तीन मुख वाले देवता, एक सील यानी पत्थर पर तीन मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति प्राप्त हुई है, एक सील पर पत्थर पर, जिसकी चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा विराजमान है। मतलब मोहनजोदड़ो से एक सील प्राप्त हुआ, पत्थर प्राप्त हुआ, जिसके तीन मुख वाले देवता पशुपतिनाथ यानी शिव भगवान का मिला है। उसकी चारों ओर हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, ये ध्यान रखेगा, ये चार जानवर का नाम, हाथी, गेंडा, चीता और भैंसा, ये चार जानवर उनके चारों तरफ विराजमान है। चलते हैं अब आगे क्या कहता है। तो आगे कहता है कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य की मूर्ति मिली है। नर्तकी मतलब डांस करने वाली लड़की की एक कांस्य की मूर्ति मिली है, जिसे पता चलता है कि वहाँ मूर्ति कला का विकास हो चुका था हड़प्पा काल में। हड़प्पा में मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है, मतलब एक सिंग वाला पशु का अंकन मिलता है हड़प्पा के मोहरों पर, एक सिंग वाला, ध्यान रखेगा। मनके के बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुंदरों में मिलते हैं। मनके के बनाने के कारखाने लोथल और चहुंदरों में जरूर मिलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, भाव चित्रात्मक। सिंधु घाटी की लिपि भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी। यह लिपि बाएं से दाएं की ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं लिखी जाती थी। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा कि सबसे पहली बात है कि हड़प्पा सभ्यता में भाव चित्रात्मक था, मतलब कि भाव से अपनी अभिव्यक्ति को प्रेजेंट करते थे, व्यक्त करते थे। यानी कहने का मतलब हुआ कि उस समय तक लिपि का विकास नहीं हुआ था, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि का विकास नहीं हुआ था, भाव से अपने अभिव्यक्ति को प्रकट करते थे। जैसे मानकर चलिए, जैसे अभी भी हम लोग अपने भाव से अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करते हैं। जैसे बच्चा जो होता है वो बोल नहीं सकता है, ना ही उसे लिपि का ज्ञान होता है, तो वो अपने भाव से दूसरे को अपनी प्रेजेंटेशन शो करता है। जैसे उन्हें प्यास लगा हुआ है तो वो बोल नहीं सकता है, ना उसे लिपि का ज्ञान है, तो वो गिलास की ओर इशारा करता है, वो अपनी अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करता है कि मुझे प्यास लगा हुआ है। इस तरह से जो अभिव्यक्ति का प्रस्तुत होता है उसे भाव चित्रात्मक कहते हैं। दूसरा बात कि सिंधु घाटी की सभ्यता में दाईं से बाईं की ओर लिखा जाता था। यानी कहने का मतलब है कि अभी हम लोग बाएं हाथ से दाएं हाथ की ओर लिखते हैं, जब भी लिखते हैं कॉपी पर, तो लेकिन पहले क्या होता था, दाएं हाथ से बाएं हाथ की ओर लिखा जाता था। लेकिन जब एक से अधिक पंक्ति होता है, जैसे मानकर चलिए कि एक पंक्ति हम लोग ऐसे लिखे और वही दूसरा पंक्ति जब लिखना होता था तो दूसरा पंक्ति के लिए हम लोग फिर बाएं से दाएं की ओर जाते थे। ये नहीं कि एक पंक्ति ऐसे लिखे, फिर दूसरा पंक्ति ऐसे लिखे, फिर तीसरा पंक्ति ऐसे नहीं लिखे। पहला पंक्ति ये दाएं है, ये राइट हैंड है, और राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की ओर गए, और दूसरा पर जाने पर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर जाते थे हम लोग। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि सिंधु घाटी की लिपि भाव चित्रात्मक थी तथा दाईं ओर से बाईं ओर राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लिखा जाता था। लेकिन जब एक से अधिक पंक्ति को लिखा जाता था तो पहला पंक्ति की शुरुआत हम लोग दाईं ओर से बाईं ओर करते थे, और जैसे ही सेकंड पंक्ति की शुरुआत करते थे तो बाईं ओर से दाईं ओर जाते थे। चलते हैं अगले लाइन पर। अगले लाइन क्या कह रहा है देख लेते हैं। तो अगले लाइन कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग नगर एवं घरों में विन्यास ग्रिड पद्धति से करते थे। ग्रिड पद्धति मतलब ईंट का बना हुआ मकान का उपयोग करते थे, न कि घास फूस के यानी लकड़ी का मट्टी का घर नहीं बनाते थे। वे नगर में निवास करते थे और घर का विन्यास ग्रिड पद्धति से करते थे। दूसरा बात है
दूसरा बात है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग घरों के दरवाजे एवं खिड़की सड़क की ओर न खोलकर का मुख पिछवाड़े की ओर खोलते थे, पीछे की ओर खुलते थे। जैसा अभी वर्तमान में है कि घर का मुख्य द्वार रोड की तरफ होता है, लेकिन सिंधु घाटी की सभ्यता में रोड के तरफ से न होकर पीछे की तरफ से क्या कहते हैं घर का मुख्य द्वार होता था। उसके बाद कहता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य फसल जौ और गेहूं था। जौ और गेहूं था, ये ध्यान रखेगा, ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता का मुख्य फसल कौन सा था। तो उस समय लोग फसल से भी परिचित थे और फसल भी खेती बाड़ी भी करते थे। तो मुख्य फसल धान और गेहूं और जौ था, ये ध्यान रखेगा। उसके बाद कहता है कि सिंधु घाटी के लोग जो है मिठास के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते थे। तो अभी के तहत तो चीनी का व्यवस्था नहीं था, यानी कहने का मतलब टेबल शुगर का। तो उस समय लोग प्राकृतिक पर निर्भर थे, प्राकृतिक रूप से शहद का प्रयोग करते थे मिठास के लिए। उसके बाद है मिट्टी से बने हल का साक्ष्य बनमाली से प्राप्त हुआ। मिट्टी से बने हल का आकार का साक्ष्य जो है जो बनमाली से प्राप्त हुआ है। उसके बाद कहता है कि रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं, यानी वहाँ साक्ष्य के तौर पर रंगपुर और लोथल में चावल के दाने मिले, यानी वहाँ चावल का था सिंधु घाटी सभ्यता में तभी मिला है, यानी सिंधु घाटी के लोग चावल से परिचित थे। लेकिन सिंधु घाटी का मुख्य फसल जब पूछा जाएगा तो जौ और गेहूं ही होगा, और जब चावल के बारे में पूछा जाएगा तो वो पूछेगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता के कहाँ के लोग चावल से परिचित थे। तो चावल से परिचित थे रंगपुर और लोथल से, जिसमें धान के प्रमाण होने के साक्ष्य मिलते हैं। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही मिलते हैं, यानी पूरा हड़प्पा सभ्यता में अगर चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है तो लोथल से ही मिला है। उसके बाद हम लोग चलते आगे कह रहा है कि सुरकोदका, कालीबंगा एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थि पंजे मिले, यानी सुरकोदका, कालीबंगा और लोथल से हड़प्पा सभ्यता में घोड़ा के शरीर के अंग प्राप्त हुए हैं, मिले हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कि नाप तौल की इकाई संभवतः 16 अनुपात में है। संभवतः बताया गया, अनुपातित बताया गया है, न कि उन्हें ऐसा कोई प्रतीत मिला। अगर प्रतीत मतलब साक्ष्य खुदाई में अगर साक्ष्य मिलता तो ऐसा नहीं लिखते, संभवतः यह मान लिया गया है कि नाप तौल की इकाई 16 अनुपात के ही थे। उसके बाद कहता है कि सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहिए एवं 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते हैं, यानी वो यातायात के लिए सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग कहीं आने जाने के लिए ये 2 पहिया और 4 पहिए वाले बैलगाड़ी का या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे, यानी सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग बैलगाड़ी भैंसा गाड़ी से परिचित थे, वो भी 4 चक्का 2 चक्का वाला। उसके बाद कहता है कि मेसोपोटामिया के अभिलेखों में वर्णित मेलुहा शब्द अभिप्राय सिंधु घाटी से ही है। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता को मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। दजला फरात नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुआ था मिस्र में, उसे मेसोपोटामिया की सभ्यता कहते हैं। वहाँ जो क्या कहते हैं, वहाँ का जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उस अभिलेख में मेलुहा नाम से एक वर्णित शब्द है, जिससे प्रायः इतिहासकारों ने यह क्यास लगाया कि यह सिंधु सभ्यता से ही है। उसके बाद संभवतः हड़प्पा सभ्यता का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। हड़प्पा सभ्यता का शासन संभवतः मतलब व्यापारियों के वर्ग के हाथों में था, यह संभवतः। उसके बाद
पिगट ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो की एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी थी। अब यहाँ पर देखिए, किसी का कथन कभी भी किसी भी चैप्टर में, किसी भी टॉपिक में किसी का अगर कथन आ जाए तो वो 100% इसे याद रखना पड़ता है, क्योंकि यह एग्जामों में पूछा जाता है। कथन और करनी बराबर पूछ लिया जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखेगा कि पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया था। उसके बाद कहता है कि सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा की जाती थी। मतलब धरती माता को उस समय में भी उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा किया जाता था। और आज भी हमारे समाज में यह व्यवस्था, यह पद्धति प्रचलन में है। आज भी अगर आप गांव घर या आदिवासी समुदाय के बीच में अगर चले जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि धरती माता को उर्वरकता बढ़ाने के लिए, अपनी फसल खेती की फसल को बढ़ाने के लिए धरती माता की पूजा करवाया जाता है। आज भी गाँव में होता है। अगर आप सावन के महीना में अगर गाँव में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा कि भगत के द्वारा यह पूजा को संपन्न कराया जाता है, जिसे नेटिव लैंग्वेज में जिसे भूमि पूजा कहा जाता है। नेटिव भूया बाबा का पूजा कहा जाता है, नेटिव लैंग्वेज में कहा जाता है। आज भी गांव में यह पद्धति सिंधु घाटी सभ्यता से आज भी हमारे समाज में प्रचलित है। और यह जब आदिवासी समुदाय में जाइएगा तो यह बहुत देखने को मिलता है। तो उस समय में भी सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग भी धरती माता को उर्वरकता की देवी मानकर उसकी पूजा करते थे। उसके बाद कहता है कि वृक्ष की पूजा, शिव की पूजा प्रचलन के साथ सिंधु सभ्यता में मिलते हैं। मतलब सिंधु घाटी की सभ्यता में वृक्ष की पूजा, जैसे हम लोग आज भी हमारे वर्तमान स्थिति में है कि हम लोग आज भी बट वृक्ष को, पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, शिव की पूजा करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता से चलता हुआ आ रहा है। उसके बाद कहता है कि स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा की देन है। यह संभवतः कहा गया है क्योंकि हड़प्पा से पहले भी आ चुका होगा, लेकिन हमें उस तरह का साक्ष्य नहीं मिला होगा जिसके बारे में हम लोग जान सके। तो स्वास्तिक का चिन्ह जो आज भी हमारे समाज में, हमारे धर्म में प्रचलित है। आज भी दीपावली के समय में स्वास्तिक चिन्ह बनाया जाता है, या शुभ कार्य के लिए आए दिन बनाया जाता है स्वास्तिक चिन्ह को। तो आज भी हमारे समाज में स्वास्तिक चिन्ह प्रचलित है। यह हड़प्पा की देन है। इन चिन्हों से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। इस स्वास्तिक के चिन्हों से सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी तरह का मंदिर का अवशेष नहीं मिलता। यानी कहने का मतलब हुआ कि सिंधु घाटी के नगर में कहीं भी एक भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला हुआ। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि सिंधु घाटी के लोग मंदिर से परिचित नहीं थे। अगर परिचित होता तो मंदिर का भी साक्ष्य मिलता जरूर। उसके बाद कहता है कि सिंधु घाटी में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। यानी सिंधु घाटी के लोग मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित था। सिंधु घाटी में पशु में कुबर वाला सांड इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था। यानी कुबर वाले सांड पर विशेष उनकी रक्षा की जाती थी, उनकी पूजा की जाती थी। स्त्री मृण मूर्तियाँ यानी मिट्टी की मूर्तियाँ अधिक होने के कारण लगाया गया कि सैंधव समाज यानी हड़प्पा सभ्यता मातृसत्तात्मक था। यानी कहने का मतलब हुआ कि मातृसत्तात्मक था, ऐसा अनुमान लगाया गया। ये है कि या नहीं है ये बताना संभव नहीं है, लेकिन इतिहासकार ने अनुमान लगाया कि वहाँ की समाज जो है जो मातृसत्तात्मक था। यानी घर की मुखिया माँ होता था और माँ से ही संतान का परिचय होता था। यानी उनकी खानदान माँ के नाम से ही आगे बढ़ता था। जैसा कि आज के समाज में ऐसा नहीं होता।
आज के समाज में, आज का समाज पितृसत्तात्मक है। आज अपने संतान की पहचान अपने पिता की ओर से होता है, पिता की ओर की खानदान बढ़ता है। तो ऐसा नहीं था उस समय। ऐसा अनुमान लगाया गया कि सिंधु घाटी के सभ्यता में मातृसत्तात्मक समाज हुआ करता था, ऐसा अनुमान लगाया गया। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्र का प्रयोग करते थे, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में के लोग ऊनी और सूती वस्त्र से परिचित थे, यानी कपास से परिचित था सिंधु घाटी के सभ्यता। मनोरंजन के लिए सैदव सभ्यता में मछली पकड़ना, जो आपको आज से 15-20 साल पहले वर्तमान में भी उपस्थित था, यहाँ भी होता था। मछली पकड़ने का काम, शिकार करना, पशुपालन, पक्षियों को आपस में लड़वाना, चौपर खेलना, पासा खेलना, ये सभी आज से 20 साल पहले हमारे भी समाज में उपस्थित था, क्योंकि हमारे समाज में मनोरंजन के साधन नहीं थे उस समय। तो उस समय मनोरंजन के लिए आज से 20 साल पहले भी क्या कहते हैं, पासा खेलना, चौपस खेलना, ताश खेलना, मछली पकड़ना, ये सभी होता था। पहले ऐसा नहीं था कि आज के तरफ फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था। लोग मनोरंजन के लिए आपस में 4 आदमी बैठकर ही मनोरंजन करते थे, गप करते थे, अंतराक्षी खेलते थे, ऐसा हुआ करता था, जो पहले सिंधु घाटी सभ्यता में भी था और विगत 20 साल पहले भी हमारे समाज में यह प्रस्तुत था। लेकिन आज का समाज जैसे जैसे आधुनिकीकरण की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सभी अपने में एकीकृत हो रहे हैं, न कि एक दूसरे से खेलेंगे, साथ में खेलते हैं। सिंधु घाटी के सभ्यता के लिए काले रंग के, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग काले रंग के डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, यानी मिट्टी के बर्तन बनाते थे सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग। उसका सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा। जो चीज़ कहे कि नहीं है सभ्यता में, इस पर ज़्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा पूछने का अनुमान रहता है। आप दे देगा कि इनमें से कौन सी सभ्यता तलवार से परिचित था, तो वो दे देगा, कहते सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और 2 दे देगा, और इनमें से कोई एक नहीं दे देगा। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में तो आप नहीं पढ़ते, या हम नहीं पढ़ते हैं, इतना न पढ़ाया जाता अपने सिलेबस में। तो पढ़ाया तो जाता है सिलेबस में, कहते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो नहीं पढ़े हुए हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद तो पता चलेगा कि नहीं के बारे में, हाँ, तो वहाँ मार कर चले आइएगा हड़प्पा सभ्यता। तो जिस बारे में नहीं कहा जाए उसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये एग्जाम में कन्फ्यूजन पैदा कर देगा और आते हुए क्वेश्चन को गलत कर देगा। तो चलते हम लोग आगे क्या कह रहा देख लेते हैं। कालीबंगा एकमात्र हड़प्पा कालीन स्थल था जिसका निचला शहर सामान्य लोगों को रहने के लिए किला से घिरा हुआ था, और कालीबंगा का अर्थ होता था काली चूड़िया। यहाँ से पूर्व हड़प्पा वासियों के खेत जोतने एवं अग्नि पूजा के प्रथा मिलते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ कि पूरे हड़प्पा सभ्यता में जो भी है, हड़प्पा सभ्यता में मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, चुहंदरो, बनवाली, जो भी है, उन सभी में कालीबंगा ही एकमात्र ऐसा स्थल था जिसका निचला स्तर जो शहर था, जो उसे किलाबंदी करवाया होता, उसे चारों तरफ से घेरे हुआ था। कालीबंगा का अर्थ होता है काली चूड़ी। अगर आप लोग को अगर ध्यान में ना आवे तो ऐसे ध्यान रखें, काला बालू कहाँ मिलता है सबसे अधिक? तो राजस्थान में। तो कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। दूसरी बात है कि यहाँ के पूर्व हड़प्पा स्तरों में खेती जोते जाने और अग्नि पूजा के प्रथा के भी साक्ष्य मिले हैं। कहाँ? कालीबंगा से। उसके बाद पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति समाज में, सदैव समाज में प्रचलित है। यानी पर्दा प्रथा जो आज भी हमारे समाज में पर्दा प्रथा है। यानी कहने का मतलब हुआ कि पर्दा प्रथा अपने से, अगर बहू जो होती है जो, वो अपने ससुर से, उसके बाद जेठ से, इन सब से पर्दा प्रथा करती है, जो आज भी हमारे समाज में है और सिंधु सभ्यता में भी था। उसके बाद वेश्यावृत्ति भी था।
उसके बाद शवों को जलाने एवं गाड़ने दोनों तरह का पद्धति का प्रथा प्रचलन में था, यानी शवों को गाड़ा भी जाता था और शवों को दफनाया भी जाता था। हड़प्पा में शवों को दफनाने मतलब हड़प्पा सभ्यता में शवों को दफनाया जाता था। दूसरी बात है, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था। इसी कारण मोहनजोदड़ो को में सबसे मृतकों का टीला कहा गया है, जहाँ जलाने की प्रथा भी है। लोथल एवं कालीबंगा में युग्म समाधि मिलती है। अब यहाँ पर युग्म समाधि मतलब जोड़ा में समाधि है शवों का। ये नहीं कहा गया है कि शवों का समाधि जोड़ा में किन किन को है, या संभवतः तो हो सकता है कि अगर पति पत्नी का भी हो सकता है, या फिर पालतू जानवर के साथ भी दफनाया जा सकता है किसी को, तो वो भी पेयर में गिनती होगा। यह स्पष्ट नहीं कर रहा है कि, तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लोथल और कालीबंगा में युग्म समाधि मिलती है, जोड़े में समाधि मिलती है। उसके बाद सैदव सभ्यता में मतलब हड़प्पा सभ्यता का विनाश संभवतः सबसे प्रभावी कारण बाढ़ ही था। संभवतः है, कोई निश्चित नहीं है। बहुत सारा विद्वान का सूखा भी हो सकता है, बहुत सारा विद्वान का कुछ भी हो सकता है। तो यह संभवतः है। मुख्यतः ऐसा क्वेश्चन जो होता है, जो विवादित क्वेश्चन होता है, एग्जामिनर भी इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछता है कि जो मामला कोर्ट में चल जाए। संभवतः है, कुछ भी हो सकता है। जब भी सभ्यता का विनाश हो रहा है तो सभी इतिहासकार ने अपने अपने मत से दिया होगा। तो लेकिन लुसेंट अगर कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का विनाश का सबसे प्रभावकारी कारण बाढ़ था, तो बाढ़ था, याद रखिए। उसके बाद कह रहा है कि आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। आग से पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। अब उसमें पूछ देगा एग्जाम में कि हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा किसे कहा जाता था, तो अगर नहीं पढ़े रहिएगा तो फिर फंस जाइएगा कि किसे कहा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि एक बार न एक बार लुसेंट को पूरा पढ़ना चाहिए। लुसेंट एग्जाम का प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले के घर में 100% लुसेंट होता है, लेकिन लुसेंट को एक चैप्टर 1 से लेकर अंतिम चैप्टर तक 10% ही लोग पढ़ते हैं पूरा किताब को। और भरोसा रखिए कि मैं आपको चैप्टर 1 से पूरा किताब को करवा दूंगा सिलेबस कवर, लुसेंट से एक एक लाइन। और इसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना होगा, और किसी भी बात को रटाऊंगा नहीं, समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब प्रमुख बात यहाँ है। प्रमुख बात यहाँ क्या है, देखिए। ये अक्सर एग्जामों में आपको हड़प्पा के प्रमुख स्थल, उसके बाद कौन सा नदी के किनारे है ये पूछा जाएगा। उसके बाद ये कौन, उनके खोजकर्ता कौन है ये पूछा जाएगा, और वर्तमान स्थिति कहाँ है ये पूछा जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या है। पहला कहता है हड़प्पा। तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। इसकी खोज दयाराम साहनी ने किया था और माधवराव वत्स ने 1921 ईस्वी में किया था। और यह पंजाब के पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिला में है। उसके बाद है कभी कहते मोहनजोदड़ो। यह सिंधु नदी के किनारे है। राखल दास बनर्जी ने खोज किया था 1922 में, और यह भी पंजाब के सिंध प्रांत के लड़काना जिला में है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद चौहुद्रो, यह भी सिंधु नदी के किनारे है। गोपाल मजुमदार ने 1931 में खोज की थी, सिंध प्रांत पाकिस्तान में। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे। बीबी लाल और BR थापर ने 1953 में आज़ादी के बाद इसे खोज किया गया था, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है। उसके बाद कोट्टा दीजी, यह सिंधु नदी किनारे है। फैजल अहमद ने 1953 में इसकी खोज की थी, सिंध प्रांत के खैरपुर स्थल पर। उसके बाद है रंगपुर। मादर नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की।
कब की? तो 1953 से 54 के बीच में इनकी खोज हुआ था। गुजरात के काडियावाड़ा जिला में यह है। उसके बाद है रोपर। रोपर सतलज नदी के किनारे है और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1953 से 56 के बीच में, पंजाब के रोपर जिला में है। उसके बाद लोथल, यह भोगवा नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की थी 1955 से 1962 के बीच में, गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। उसके बाद आलमगीरपुर, यह हिंडन नदी के किनारे है। इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा 1958 में खोज किया गया था। उत्तर प्रदेश के मेरठ जिला में है। उसके बाद है सूतकांगे डोर, दासक नदी के किनारे है। ऑरेंज स्टाइल और जॉर्ज डेल्स के द्वारा 1927 से 1962 के बीच में खोजा गया, जो पाकिस्तान के मकरान में समुद्र के तट किनारे है। उसके बाद है बनमाली, इसको यह रंगोई नदी के किनारे है। रविंदर सिंह बिष्ट के द्वारा 1974 ईस्वी में पंजाब के हिसार जिला में खोजा गया। उसके बाद है धौलावीरा, यह कौन सा नदी के किनारे, इससे अभी तक खोज नहीं हुआ, लेकिन इतना पता चला कि धौलावीरा भी एक हड़प्पा सभ्यता का स्थल था। उसके बाद रविंदर सिंह बिष्ट ने खोजा 1990-91 के बीच में, गुजरात के कच्छ के जिला में है। अब आपको कौन कौन सा बात याद रखना है जो एग्जामों में पूछा जाता है और उपयोगी होता है। तो सबसे पहला बात है कि हड़प्पा के बारे में आपको याद रखना होगा हमेशा मोहनजोदड़ो, उसके बाद कालीबंगा, उसके बाद लोथल, ये 4 हमेशा आपको याद रखना होगा। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। उसके बाद मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे। ये ध्यान रखना होगा आपको हमेशा के लिए, नहीं ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसी के साथ ही हड़प्पा सभ्यता का समाप्त हो गया यहीं पर। हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना सारा बात आप हमेशा याद रखना ही होगा, नहीं तो अगर जान लीजिए, अगर ये आप अगर सोचते हैं कि क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम मार लेंगे एग्जाम में, ऑप्शन टिक लगा लेंगे, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। अगर क्वेश्चन आया और बुलेट के तरह आंसर नहीं निकला तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए आप अगर हड़प्पा सभ्यता को जब भी पढ़े तो इतना सारा बात हमेशा याद रखें, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग चलते हैं वैदिक सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता को जो है जो कार्बन पद्धति के द्वारा 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व के बारे में बताया गया वैज्ञानिकों के द्वारा। लेकिन वैदिक सभ्यता को 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व कहा गया। अब ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर और मान कर चलिए कि जब सिंधु सभ्यता 1700 ईसा पूर्व में खत्म हुआ, तो 1700 ईसा पूर्व में वैदिक सभ्यता शुरू हुआ होगा, तो 1700 ईसा पूर्व से होना चाहिए। 1500 ईसा पूर्व से कैसे हुआ? तो 200 ईसा पूर्व जो है जो स्रोत के अभाव में अंधकारमय युग में चला गया। 1500 ईसा जब जो भी साक्ष्य मिला होगा उस साक्ष्य के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया होगा, तो वैज्ञानिक अध्ययन में पता चला होगा कि यह 1500 ईसा पूर्व से है। तो वैदिक सभ्यता को वैज्ञानिकों ने मुख्यतः 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक रखा कि यह काल अवधि वैदिक काल का अवधि है। अब इसके अंतर्गत भी 2 पार्ट में बांट दिया गया वैज्ञानिकों के द्वारा कि पहला काल को इतिहासकारों ने पहले काल को ऋग वैदिक काल का, जो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक को ऋग वैदिक काल कहा गया, और 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक को उत्तर वैदिक काल कहा गया। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल पहला देख लेते हैं, क्या क्या कैसे कैसे है देख लेते हैं। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। निश्चित है, स्वाभाविक है कि पाकिस्तान या पंजाब और अफगानिस्तान में ही बसेगा, क्योंकि
क्योंकि भारत के तो चारों ओर से पानी है, एक तरफ से हिमालय है, रास्ता तो है नहीं, तो एक ही तरफ से पंजाब के इधर से ही रास्ता है जो मध्य एशिया में जा सके, तो उधर से ही स्थल मार्ग से आएगा। कोई भी अगर किसी को भी प्रवेश करना है भारत में, अगर पानी के रास्ता से नहीं आना चाहता है तो वही पंजाब अफगानिस्तान के माध्यम से स्थल मार्ग से भारत में प्रवेश करेगा। दूसरा स्थल तो आपको एक तरफ से तो हिमालय से घिरा हुआ है, दूसरी तरफ और तीन तरफ से तो समुद्र से घिरा हुआ है। तो अगर दूसरा रास्ता से आना होगा तो जल मार्ग से आएगा। जैसे वास्को डी गामा, आगे इतिहास में पढ़िएगा कि वास्को डी गामा जो है, जो जल के माध्यम जल रास्ता से भारत में प्रवेश किए, और वही अरब आक्रमणकारी सब जो है, जो वही अफगानिस्तान होते हुए पंजाब के एरिया से मध्य एशिया से भारत में प्रवेश किए। मध्यकालीन भारत में पढ़िएगा आप, मोहम्मद बिन कासिम सब आए थे। जब आगे पढ़िएगा तो बताया जाएगा। तो आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे मैक्स मुलर साहब ने आर्यों का मूल निवासी मध्य एशिया को माना। यानी मैक्स मुलर जो इतिहासकार थे, उन्होंने अपने अध्ययन में बताया, अध्ययन करने के बाद बताया कि आर्य लोग जो भारत आए हुए थे वह मुख्यतः मध्य एशिया के थे। आर्यों का द्वारा निर्मित सभ्यता को ही वैदिक सभ्यता कहा जाता है। आर्यों के द्वारा निर्मित सभ्यता, जिन्होंने आर्य लोग जब भारत आया, उन्होंने एक सभ्यता का जो विकास किया, एक सभ्यता को जो बसाया, उसे आर्य कहा गया। आर्यों की मुख्य आर्य के द्वारा सभ्यता मुख्यतः ग्रामीण सभ्यता था। वहीं हड़प्पा में जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ शहरी सभ्यता था। लेकिन जब आर्य लोग जो अपनी एक सभ्यता का निर्माण की, एक सभ्यता को बसाए, तो ग्रामीण सभ्यता था, गांव का सभ्यता था। आर्य की भाषा को संस्कृत भाषा थी, आर्य की भाषा संस्कृत भाषा थी। और हड़प्पा की भाषा को अभी तक पढ़ा नहीं जा चुका है कि कौन सा भाषा में उनका ये हुआ था, वो भाव चित्रात्मक था। उसके बाद आर्यों की प्रशासनिक इकाई अवरोही क्रम में 5 भागों में बटा हुआ था। उसका जो जैसे अभी है ना, जैसे एक केंद्र स्तर पर होता है, एक राज्य स्तर पर होता है, एक स्थानीय स्तर पर होता है, लोकल बॉडी, नगर निगम, नगर पालिका होता है। जैसे गाँव में मुखिया होता है, जिस तरह से जिला परिषद होता है कि वहाँ के स्थानीय स्तर पर कैसे प्रशासन को किया जाए। तो उस समय जो है, जो 5 स्तर में प्रशासन को बांटा हुआ था, जैसे कुल, ग्राम, विष, जन, उसके ऊपर सबसे ऊपर राष्ट्र। तो ग्राम के जो मुखिया होते थे उसे ग्रामनी कहा जाता था। तो ग्राम के जो मुखिया होते थे उसे ग्रामनी कहा जाता था। और विष के प्रधान को विषपति कहा जाता था। उसके बाद जन के शासक को राजन कहा जाता था। राजन मतलब राजा का पर्यायवाची ही राजन होता है। अब यहाँ क्या कह रहा है, राजन का अर्थ क्या निकाल रहा है वो तो देखने में पता चलेगा, या भाव स्पष्ट नहीं किया होगा, लेकिन संभवतः राजा का पर्यायवाची ही राजन कहलाता है। तो क्या कहते हैं तो जन के शासक को राजन कहते थे। यह एक समूह के हेड को का नाम है कि ग्राम के मुख्य जो होगा, जो ग्राम के मुख्य को ग्रामनी कहेंगे, विष के प्रधान को विषपति कहेंगे, और जन के शासक को राजन कहेंगे। उसके बाद राज्य अधिकारियों में पुरोहित एवं सेनानी प्रमुख थे। राज्य अधिकारियों में पुरोहित और सेनानी प्रमुख थे। विशिष्ट, रूढ़िवादी एवं विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। यानी विशिष्ट जो से रूढ़िवादी, जो परंपरा चलता हुआ आ रहा है, जिसमें किसी की गरिमा का हनन हो रहा है या किसी को दबाया जा रहा है, उससे कोई ये नहीं है। वो एक तरह से जो पद्धति बना हुआ, वो उसे कहते हैं रूढ़िवादी पद्धति। तो वो विशिष्ट का काम था। जबकि विश्वामित्र जो थे उदार पुरोहित थे, यानी वो समय के अनुसार चलने वाले थे। उसमें उदार कहने का मतलब होता है कि किसी की गरिमा का हनन किए बिना उसको भी साथ लेकर चलना। उसके बाद कहता है कि सूत, रथकार एवं कदामी नामक अधिकारी को रत्नी कहा जाता था। इसकी संख्या राजा सहित 12 हुआ करती थी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है पूरब।
पूरब को दुर्गपति कहा जाता था, यानी जो दुर्ग हुआ करता था उस समय, दुर्ग पर क्या कहते हैं, सेना खड़ा होकर वो दूर 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 तक अपने दुश्मन को देखते थे, तो उस दुर्ग का जो रख रखाव करने वाले को दुर्गपति कहा जाता था, उसे पूरब कहा जाता था। स्पर्श, स्पर्श जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर को स्पर्श कहा जाता था, कि जनता के गतिविधि पर नजर रखते थे कि कहीं विद्रोह न कर दे, कोई ऐसा कोई बात नहीं हो जाए, तो उसके लिए जो नियुक्त किया हुआ गुप्तचर था उसे स्पर्श कहा जाता था। उसके बाद बाजपति, बाजपति गोचर, गोचर भूमि के अधिकारी को बाजपति कहा जाता था। उग्र, अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, जो उग्र हुआ करता था वो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करता था, जैसा कि आज के स्थिति, आज में कहे तो वर्तमान में पुलिस, ये पुलिस का ही एक रूप था जिसे उग्र कहा जाता था, जो अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। उसके बाद ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में किसी भी तरह के न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि ऋग्वेद में किसी तरह के न्यायिक अधिकारी का उल्लेख नहीं है। उसके बाद कहता है कि सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली एक संस्था थी, यानी राजा उस समय वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में ये नहीं था, निरंकुश नहीं था, राजा खुद निर्णय नहीं लेता था, जिसको मन हुआ वो नहीं, वो भी सभा और समिति के विचार विमर्श के अनुरूप ही राजकाज को चलाते थे। इससे यह पता चलता है कि राजा उस समय निरंकुश नहीं था। उसके बाद कहता है कि सभा श्रेष्ठ और एवं संभ्रात लोगों की संस्था थी। सभा जो थी श्रेष्ठ एवं संप्रभात लोगों की संस्था थी, यानी सभा जो श्रेष्ठ मतलब प्रतिष्ठित और सुविचार लोगों की एक संस्था थी, जबकि समिति जो थी वह सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी, यानी जनता जो अपनी बात को अगर कोई चीज़ का कोई कानून की जरूरत है तो जनता राजा तो प्रत्येक जनता से नहीं पूछेगा कि आपको कौन सा कानून का जरूरत है या क्या दिक्कत हो रहा है, तो एक समिति होती थी, एक समिति, सामान्य समिति होती थी, उसके पास वो जनता से उसकी समस्या से रूबरू होते थे, और समिति राजा को जनता के बारे में सारा बात विचार विमर्श करते थे। उसके बाद बताया जाता है कि प्रतिनिधित्व करते थे, इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था, इसके अध्यक्ष को, जो सभा समिति के जो अध्यक्ष होते थे जो, उसे ईशान कहा जाता था, मतलब। और दूसरी बात उसके बाद कहता है कि स्त्रियां सभा और समिति में भाग ले सकती थी, यानी स्त्री की स्थिति बहुत ही सुदृढ़ और अच्छी थी, जो राजकाज शासन प्रशासन में भी उसकी भागीदारी थी। कहने का मतलब कि स्त्री की स्थिति दयनीय नहीं थी, स्त्री की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, और राज्यकाज में भी, यानी कहने का मतलब कि नारी सशक्तिकरण पूरा जोरों पर था उस समय। स्त्री की स्थिति बहुत अच्छी थी, शासन प्रशासन में भी उनका योगदान हुआ करता था। उसके बाद कहता है कि युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करते थे, युद्ध में कबीले का नेतृत्व राजा करते थे। युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग करता था, जिसकी अर्थ होता था गाय की खोज, यानी एक तरह से देखा जाए तो गाय के लिए ही युद्ध होता था वैदिक काल में, और होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि वैदिक काल में गाय ही सबसे श्रेष्ठ, अगर गाय को क्षति पहुंच गया किसी भी प्रकार से तो युद्ध होना संभव है, एकदम निश्चित है। तो इसीलिए इसे युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग किया जाता था। जैसे आजकल हम लोग बोलते हैं जब आपस में लड़ाई होता है तो युद्ध बोलते हैं, लेकिन उस समय जब आपस में युद्ध होता था तो उसे गविष्टि बोला जाता था, और अक्सर युद्ध गाय के लिए ही हुआ करता था। उसके बाद ये दशराज, यह एग्जामों में पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दशराज का उल्लेख ऋग्वेद में 7वें मंडल में हुआ है। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि दशराज के युद्ध का उल्लेख 7वें मंडल में हुआ है। ये पुरुषनी या रावी नदी के तट पर सुदास और 10 जन के बीच हुआ था, सुदास और 10 राजाओं के बीच हुआ था, इसलिए दशराज युद्ध नाम दिया गया, जिसमें सुदास की जीत होता है। उसके बाद कहता है कि ऋग्वैदिक काल में समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था,
हमारा समाज जो है जो 4 वर्गों में बटा हुआ था। ये वर्ण थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर था। यानी कहने का मतलब है कि आज का जो क्या कहते हैं जो वर्ण व्यवस्था है वह जन्म के अनुसार है, लेकिन जब ऋग्वेद में वह कर्म के अनुसार यानी व्यवसाय के अनुसार था। यानी कहने का मतलब हुआ कि जो पढ़ लिया वो ब्राह्मण हो गया, यानी और जो व्यवसाय करना शुरू कर दिया वो वैश्य हो गया, जो लड़ने के लिए जा रहा है सेना में वो क्षत्रिय हुआ, और जो जो इस तीनों की सेवा करे उसे शूद्र कहा गया। उसमें बताया गया कि अगर शूद्र का बेटा अगर पढ़ लिख लिया तो वो ब्राह्मण हो गया, न कि वो शूद्र रहेगा। अगर ब्राह्मण का बेटा अगर पढ़ लिख ना सका तो वो शूद्र हो जाएगा। अगर क्षत्रिय का बेटा लड़ने में सक्षम नहीं है, वो व्यवसाय करने में अपनी रुचि को दिखा रहा तो व्यवसाय हो जाएगा। लेकिन यह व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में बदल जाता है, और जो वर्तमान में भी आज भी हमारे समाज पर यह थोपा हुआ है कि जो बनिया का बेटा होगा वो बनिया ही रहेगा, न कि वो पढ़ने के बाद ब्राह्मण हो सकता है। शूद्र का बेटा अगर शूद्र है तो वो कितना भी तेज क्यों न हो, कितना भी व्यवसाय में उन्नत क्यों न हो, लेकिन वो शूद्र ही रहेगा। न वो न व्यावसायिक बन पाएगा, न वो क्षत्रिय बन सकता है, न ही ब्राह्मण बन सकता है। तो लेकिन जब ऋग्वैदिक काल में ऐसी व्यवस्था नहीं था, वर्ण व्यवस्था था, कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था था। ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्णन का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में 10 मंडल है टोटल, 10वां मंडल जो है जो उसमें पुरुष सूक्त के में चतुर्थ वर्ग का वर्णन मिलता है, जिसमें बताया गया है कि ब्राह्मण जो होगा जो परम पुरुष के मुख के द्वारा उत्पन्न होगा, मतलब ब्राह्मण जो होगा मुख से, मुंह से, क्षत्रिय भुजा से, वैश्य उसकी जांघों से, एवं शूद्र उसके पैरों से उत्पन्न हुआ है। यह ऋग्वेद के 10वां मंडल में ऐसा बताया गया है कि पुरुष सूक्त 10वां मंडल पुरुष सूक्त में चतुर्थ वर्ग का उल्लेख मिलता है। इस उल्लेख के अंतर्गत इस तरह का बताया गया है कि एक अगर शरीर है तो उस शरीर में जो दिमाग वाला हिस्सा है वो सिर्फ जो है ब्राह्मण ही हो सकता है, दिमाग वाला हिस्सा। उसके बाद जो लड़ने वाला हिस्सा है हाथ, वो क्षत्रिय हुआ। उसके बाद जांग जो काम करने वाला, व्यवसाय करने वाला, तो वो एक तरह से वैश्य। और जांग से जो नीचे हुआ पैर जो हुआ जो पैर जो हमेशा दबाने काम आता, सेवा भगत काम आता, वो शूद्र का है। यह इस तरह से 10वें मंडल में वर्णन किया गया है। उसके बाद कहा जाता है कि आर्य की समाज पितृ प्रधान थी। आर्य की समाज पितृ प्रधान थी। जहाँ हम लोग हड़प्पा सभ्यता में मातृ प्रधान के बारे में पढ़े थे, मातृ सत्तात्मक समाज के बारे में पढ़े थे, जिसमें हड़प्पा सभ्यता में जहाँ घर का मुखिया माता होती थी, उसी तरह। लेकिन जैसे ही आर्य समाज आया तो आर्य समाज में घर का मुखिया पिता होने शुरू हुआ, या पितृ सत्तात्मक यानी संतान की पहचान अपने पिता से होने लगा। समाज की सबसे छोटी इकाई को परिवार कहा गया, जो आज भी है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार है, या कहें तो कुल है। इसकी मुखिया को पिता होते थे, जिसे कुल यह कहा जाता है। जो मुखिया जो कुल का जो मुखिया होते हैं वो पिता होते हैं। स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। यानी कहने का मतलब हुआ कि स्त्रियां जो आज भी हमारे समाज में जो स्त्रियां जो अपने पति के साथ धार्मिक कार्य में गतिविधियां में भाग लेती है साथ में। तो उस समय में भी बताया गया था कि वैदिक काल में भी कि पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थी। यानी धार्मिक स्तर पर स्त्री की स्थिति उन्नत थी। कहने का मतलब ये निकल रहा है कि वैदिक काल में भी स्त्री की स्थिति धार्मिक स्तर पर उन्नत थी। उसके बाद बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था। बाल विवाह और पर्दा प्रथा प्रचलन में नहीं था, जबकि हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा था। ये ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति दोनों था। लेकिन यहाँ तो अभी सिर्फ बताया गया जैसा कि है कि बाल विवाह और पर्दा प्रथा ये दोनों नहीं था।
वैदिक काल में पर्दा प्रथा खत्म हो गया। उसके बाद विधवा अपने मृतक पति के छोटे भाई देवर से विवाह कर सकती थी। यानी यह बात बताया गया कि ऋग वैदिक काल में कि अगर कोई विधवा हो गई है तो वो अपनी पति के छोटे भाई देवर से शादी कर सकती है, ऐसा बताया गया है ऋग वैदिक काल में। वैदिक काल में स्त्रियां शिक्षा ग्रहण कर सकती है, यानी स्त्री का कथित स्थिति बहुत अच्छा है, शिक्षा ग्रहण कर सकती है। ऋग्वेद काल में लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, आपला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्री का वर्णन है। विदुषी मतलब होता है ज्ञानी, विदुषी का मतलब होता है ज्ञानी महिला। स्त्री का वर्णन है कि अगर शिक्षा कि लोपा मुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपला, विश्वास जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है ज्ञानी। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को बात विवाद में चुनौती दी थी। गार्गी भी हड़प्पा ये वैदिक काल की ही विदुषी थी। उसके बाद कहता है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता है। जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजु कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा कि जो लड़कियां जीवन भर आजीवन शादी विवाह नहीं करती थी उसे अमाजु कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पदार्थ सोमरस, आर्यों का मुख्य पदार्थ सोमरस था। यह वनस्पति से बनाया जाता था, पाम ट्री, जिसे आजकल अंग्रेजी में बोला जाता है अंग्रेजी में बोला जाता है ये पाम जूस, तार का पेड़ का रस, जिसे आजकल जो बोला जाता है तार का पेड़ का रस, अंग्रेजी में बोला जाता है पाम जूस। वो ये वनस्पति से ही प्राप्त होता है और यह मुख्य रूप से क्या कहते हैं आर्यों का सोम रस हुआ करता था। मुख्य पदार्थ, पेय पदार्थ पीने के काम आता था। उसके बाद कहता है कि आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। आर्य जो मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का, वास, उसके बाद अधिवास, उसके बाद उष्मीय। अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। अंदर जो इनर जो हम लोग ठंडे में पहनते हैं, जो उस तरह का अंदर पहनने वाले कपड़े को नीवी कहा जाता था। उसके बाद प्रमुख दर्शन और उसके प्रवर्तक के बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला है चबार्क दर्शन। चबार्क दर्शन के बारे में किसी दिन बताएंगे कि कौन दर्शन क्या कहता है। तो चबार्क दर्शन में कहता है कि खाने पीने या कोई भी भौतिक विलास में कमी नहीं होना चाहिए। इसके लिए अगर कर्जा लेना पड़े तो कर्जा लेना चाहिए, लेकिन भौतिक विलास में कभी भी कोई कमी नहीं होना चाहिए, ये कहता है। मोटा मोटी अभी हम आपको बता दिए हैं। योग दर्शन को पतंजलि लिखे थे। सांख्य दर्शन को कपिल लिखे थे। न्याय दर्शन को गौतम लिखे थे। पूर्व मीमांस को जैमिनी लिखे थे। उसका उत्तर मीमांसा को बादरायण, वैश्विक को कनाद एवं या उलूक ने लिखे थे। ध्यान रखिएगा, ये दर्शन है। 7 तरह का कथित दर्शन होता है। ये 7 दर्शन के कौन कौन से प्रवर्तक हैं, यानी उनको देने वाले, दर्शन को बनाने वाले को प्रवर्तक कहा जाता है। आर्यों के मनोरंजन के मुख्य साधन संगीत, रथ दौड़, घर दौड़ एवं घृत कीड़ा हुआ करता था। उसके बाद कहता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था। आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि हुआ करता था। उसके बाद कहता है कि गाय को अघन्या मतलब गाय को अघन्या कहा जाता था। अघन्या कहने का मतलब है न मारे जाने योग्य पशु के श्रेणी में रखा, उसे मार नहीं सकते, अगर मार दिया तो उसे युद्ध हो जाएगा। तो गाय को अघन्या, न मारे जाने योग्य वाले पशु की श्रेणी में रखा जाता था। गाय की हत्या करने वाले को या घायल करने वालों के लिए
मृत्युदंड या देश से निकाला की व्यवस्था थी। अगर किसी कारणवश गाय जो है जो क्या क्या कहते हैं, अगर गाय अगर किसी कारण से घायल हो गया तो देश से बाहर हो जाएगा, या फिर अगर उसे किसी कारण से मार दिया गया तो मृत्यु दंड भी मिल सकता है। यानी गाय का जो क्या कहते हैं महत्व था वो उत्तर वैदिक काल में देखने को मिलता है। आज भी हमारे समाज में, आज जैसा हमारा समाज हो रहा है कि गाय के ही चारों ओर हमारा ये शासन व्यवस्था राजनीति घूम रहा है। आज भी हमारे समाज में गाय का महत्वपूर्ण इतना ही हो गया है। उसके बाद कहता है कि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा एवं सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र हुआ करते थे। यानी आर्य का प्रिय मतलब सबसे प्यारा पशु अगर कोई है तो वह था घोड़ा, और सबसे प्रिय देवता था तो वो था इंद्र। दूसरा बात, आर्य द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। आर्यों के द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी। उसके बाद श्याम अयस्क कहा जाता था, जिसे श्याम अयस्क कहा जाता था। श्याम मतलब काला, अयस्क मतलब धातु, काला धातु कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस्क और लोहा को श्याम अयस्क कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। व्यापार हेतु दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पनी कहा जाता था। लेन देन में वस्तु विनिमय प्रणाली का प्रचलन था। यानी कहने का मतलब हुआ कि सिक्का का व्यवस्था नहीं था उस समय। अगर कोई आलू उपजा रहा है तो अगर कोई गेहूं उपजाया है तो आलू दे देता था, उसके बदले गेहूं ले लेता था। कोई चावल उपजाया है तो गेहूं दे देता था, चावल ले लेता था। वस्तु का क्रय विक्रय जो होता था वस्तु से ही होता था, न कि रुपया से होता था। वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित नहीं थी। ऋण देकर ब्याज देने वाले को, ब्याज लेने वाले व्यक्ति को वेकनॉट सूदखोर कहा जाता था। तो वेकनॉट किसे कहा जाता था? सूदखोर को कहा जाता था, जो ऋण दे दिया और ऋण के बदले में 2%, 5%, 10% उससे जो ब्याज लेता था तो उसे वेकनॉट कहा जाता था, सूदखोर को। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थता वाले निभाने वाले देवता को अग्नि की पूजा होती थी। अग्नि की पूजा होती, यानी आज भी हमारे समाज में मनुष्य और देवता के बीच में क्या कहते हैं संबंध जो स्थापित होता है, संवाद जो होता है, जो मध्यस्थता जो होता है वो अग्नि के ही द्वारा होता है। जैसे कि हम जो अब यज्ञ करते हैं, यज्ञ में हमारी जो दिक्कत है, परेशानी है, वो बात अपनी अग्नि को कहता है। अग्नि जो है जो ईश्वर के पास वो संदेश लेकर जाते हैं कि मानव जाति पर इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रहा है, इस समस्या का निदान किया जाए। तो आज भी हमारे समाज में अग्नि को जो है जो मनुष्य और देवता के बीच मध्यस्थ की देवता को देवता माना जाता है। उसके बाद ऋग्वेद में उल्लेखित सभी नदियों में सरस्वती सबसे महत्वपूर्ण पवित्र नदी मानी जाती थी, जो आज विलुप्त हो चुका है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को पवित्र नदी, महत्वपूर्ण पवित्र नदी माना जाता था। ऋग्वेद में गंगा का 1 बार और यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। गंगा का 1 बार, यमुना का 3 बार उल्लेख हुआ है। सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। यानी कहने का मतलब हुआ कि पहली बात तो सिंधु घाटी ये वैदिक सभ्यता में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया। सबसे अधिक बार उल्लेख है तो वह है सिंधु नदी का उल्लेख है सबसे अधिक बार। उसके बाद आता है उसके बाद गंगा, तो गंगा को 1 ही बार उल्लेख है ऋग्वैदिक काल में। उसके बाद यमुना, तो यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है ऋग्वैदिक काल में नदियों में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा पुराना नाम और नया नाम जो हमेशा पूछा जाता है। कुरुम्ब को कुर्रम कहा जाता है, आधुनिक नाम। कुंभा, काबुल नदी को कुंभा बोला जाता है, कुंभा नदी को अब काबुल नदी बोला जाता है। विस्ता, अब उसे झेलम बोला जाता है। अनास्की को अब चिनाब बोला जाता है। पुरुषनी को रावी नदी अब बोला जाता है। सहुद्री को झेलम बोला जाता है। विपाशा, व्यास बोला जाता है। सदानीरा, गंडक।
दूध दृहस्ती, घग्गर, गोमती, गोमल, अवर सु सुवस्तु, सुवस्तु स्वाद। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रसिद्ध देवता हुए। उत्तर वैदिक काल में इंद्र सबसे प्रिय देवता थे मनुष्य के, और उत्तर वैदिक काल में सबसे प्रिय देवता प्रजापति हो गए, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि इंद्र को युद्ध का देवता, वर्षा का देवता कहा जाता था। अग्नि को देवता, मनुष्य और देवता के मध्यस्थ को देवता कहा जाता। वरुण सूर्य और पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र का देवता, विश्व के विनायक, शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन रात का कर्ता, वरुण देवता का। घ आकाश का देवता, सबसे प्राचीन। सोम वनस्पति का देवता। उषा प्रगति एवं उत्थान का देवता। अश्विन विपत्तियों को हरने वाला। पूषण पशुओं के देवता। विष्णु विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता। मरुत आंधी तूफान के देवता। तो आपको ध्यान रखना कौन कौन सा, इंद्र, अग्नि, वरुण, इन चारों के बारे में, आपको तीनों के बारे में ध्यान रखना है। उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसु यज्ञ का अनुष्ठान किया जाता था। जैसे अश्वमेघ यज्ञ होता था, उसी तरह जब राजा का राज्याभिषेक गद्दी पर बैठता है तो एक यज्ञ होता था जिसे राजसु यज्ञ कहलाया जाता था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित हो गया, जो आज भी हमारे समाज में प्रचलित है वर्ण व्यवस्था। पहले वर्ण व्यवस्था नहीं था। उसके बाद कहता है कि उत्तर वैदिक काल में हाल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा कि उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में निक्स और सतनाम मुद्रा की इकाई थी। ऋग वैदिक काल में नहीं था, उत्तर वैदिक काल में ऐसा हुआ। तो उत्तर वैदिक काल में निक्स और सतनाम मुद्रा की एक इकाई थी, लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृति, मूल्य की सिक्के का प्रचलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यह क्लियर कर दिया गया। सांख्य दर्शन भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। इसके अनुसार मूल्य तत्व 25 है, जिसकी प्राकृतिक पहला तत्व है। ये सांख्य दर्शन में बताया गया कि सांख्य दर्शन भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है। इसके अनुसार मूल तत्व जो है 25 है और पहला तत्व जो है वो प्राकृतिक है। उसके बाद अग्नि, जल, वायु, ये सब मिलाकर 25 तरह के ये हैं। उसके बाद सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। सत्यमेव जयते, यह पूछा जाता है एग्जाम में कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो मुंडक उपनिषद से लिया गया। और इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। तो गायत्री मंत्र का रचना क्यों हुआ था, तो लोगों को आर्य बनाने के लिए। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पकी हुई ईंट का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पकी हुई ईंट का प्रयोग किया गया था। इससे पहले नहीं किया गया था, कहने का अर्थ यही होता है। महाकाव्य दो हैं, एक है क्या कहते हैं महाभारत और एक है रामायण। महाकाव्य महाभारत को जय संहिता बोला जाता है, जो विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ग्रंथ है, महाकाव्य है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ को ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना वादरायण ने किया था। नोट कि कह रहा है
कि वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने किया था, ध्यान रखिएगा। तो आज की कक्षा को यहीं पर रखते हैं। कल हम लोग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रवेश करेंगे, जहां हम लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।